रात के 2 बज रहे हैं। गांव की सीमा पर खड़ी वह पुरानी हवेली, जो दशकों से वीरान थी, आज एक अजीब सी नीली रोशनी से जगमगा रही है। रवि और अर्जुन हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे के सामने ठिठक कर खड़े हैं। सन्नाटा इतना गहरा है कि उनकी अपनी सांसें भी गूंज रही हैं। रवि ने अपनी टॉर्च बुझाई और भारी कुंडी को पूरी ताकत से धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और एक बर्फीली हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। जैसे ही वे दोनों अंदर दाखिल हुए, पीछे से दरवाजा किसी अदृश्य शक्ति के धक्के से जोर से बंद हो गया। हवेली के अंदर का तापमान तेजी से गिर रहा है। फर्श पर जमी धूल उनके कदमों की आहट से उड़ रही है। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई, जिसकी रोशनी दीवारों पर पड़े उन अजीब निशानों पर पड़ी, जो ताजी स्याही की तरह चमक रहे हैं। वे दोनों अब अंदर फंस चुके हैं। बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका है और हवेली की दीवारों के पीछे से कोई भारी चीज घसीटने की आवाज आ रही है। रवि ने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया, जबकि अर्जुन की नजरें अंधेरे में छिपी हलचल को तलाश रही हैं। रवि सीढ़ियों की ओर बढ़ता है। लकड़ी के पायदान उसके वजन से कराह उठते हैं। अर्जुन उसके पीछे पीछे है। उसकी टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों के कोनों में जमी जालों को चीर रही है। ऊपर की मंजिल पर सन्नाटा है, लेकिन हवा में एक भारीपन महसूस हो रहा है। रवि एक पुरानी मेज के पास रुकता है। मेज की सतह पर धूल की मोटी परत जमी है। उसके बीचों बीच एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी पड़ी है। रवि अपने हाथ से धूल साफ करता है। पन्ने पीले पड़ चुके हैं और उन पर स्याही का रंग गहरा है। वह डायरी खोलता है। पन्नों पर दर्ज लिखावट बताती है कि 50 साल पहले एक पंडित ने यहां काल राक्षस को कैद किया था। शब्दों के नीचे बने अजीब चिन्हों को देखकर रवि की उंगलियां ठिठक जाती हैं। ये कोई साधारण चेतावनी नहीं है, बल्कि एक अनुष्ठान का विवरण है। डायरी के पन्नों पर दर्ज है कि राक्षस को यहां बांधकर रखा गया था, लेकिन वह अभी भी इस हवेली की दीवारों में जीवित है। डायरी के आखिरी शब्द पढ़ते ही कमरे का तापमान अचानक शून्य के करीब गिर जाता है। रवि की सांसें भाप बनकर हवा में तैरने लगती हैं। उसके सामने दीवार पर लगा पुराना आईना धुंधला हो जाता है। रवि अपनी नजरें आईने पर टिकाता है। कांच की गहराई में एक काला साया धीरे धीरे आकार ले रहा है। वह कोई परछाई नहीं है, बल्कि अंधेरे का एक ठोस हिस्सा है, जो रवि के पीछे उभर रहा है। साये की आंखें जलते हुए अंगारों की तरह दहक रही हैं। अर्जुन पीछे हटता है, लेकिन उसके पैर फर्श पर जैसे जम गए हैं। अचानक अर्जुन के गले पर एक अदृश्य दबाव महसूस होता है। वह अपने दोनों हाथों से अपने गले को जकड़ता है, जैसे कोई अदृश्य उंगलियां उसे हवा में ऊपर खींच रही हों। उसका चेहरा नीला पड़ रहा है। रवि मुड़ कर देखता है, अर्जुन हवा में लटक रहा है। साया अब आईने से बाहर निकलकर कमरे के बीचों बीच फैल रहा है। हवेली की दरारों से ठंडी हवा की एक तेज चीख सुनाई देती है। अर्जुन की आंखें डर से फटी हुई हैं। वह रवि की तरफ हाथ बढ़ाता है। रवि कांपते हाथों से डायरी को कसकर पकड़ता है। उसकी नजरें उन प्राचीन शब्दों पर टिकी हैं। वह अपनी पूरी ताकत जुटाकर चिल्लाता है, काला राक्षस। उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजती है। मंत्र के उच्चारण के साथ ही हवेली की नींव तक हिलने लगती है। छत से धूल और पत्थर के टुकड़े गिरने लगते हैं। फर्श के नीचे से एक भारी कंपन महसूस होता है। रवि का गला सूख रहा है, लेकिन वह रुकता नहीं। वह मंत्र को दोबारा दोहराता है। हवा में मौजूद काला साया अब स्थिर नहीं रह पाता। वह दर्द से तड़पते हुए हवा में झटके खाने लगता है। उसकी लाल आंखें अब धुंधली पड़ रही हैं। साया एक तीखी, कान फाड़ देने वाली चीख के साथ बिखरने लगता है। अर्जुन का गला छोड़ दिया जाता है। वह धबाम से फर्श पर गिरता है और जोर जोर से हाँफने लगता है। कमरे का तापमान धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। कमरे का सन्नाटा वापस लौट आता है। रवि डायरी को बंद करता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण हवेली की खिड़की से अंदर आती है। रवि चुपचाप बाहर निकलता है। वह अपनी चाल में सामान्य है,
लेकिन दीवार पर पड़ती उसकी परछाई कुछ और ही कह रही है। जब रवि रुकता है तो उसकी परछाई एक पल के लिए वहीं ठहरी रहती है, फिर अपने आप हाथ उठाकर अजीब इशारे करने लगती है। रवि इसे देख नहीं पाता। गांव में धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। पहले मवेशी गायब होने की खबरें आती हैं। लोग खेतों में खाली पटे बाथे देखते हैं, जहां केवल खुरों के निशान मिट्टी में ढंसे हुए हैं। फिर एक सुबह गांव के पुराने कुएं के पास हलचल मच जाती है। कुएं की मुंडेर पर एक लाश पड़ी है। शरीर पूरी तरह से पीला पड़ चुका है। उसकी गर्दन पर घाव है, लेकिन एक बूंद खून भी जमीन पर नहीं गिरा है। रवि भी के पीछे खड़ा है। वह कुछ नहीं बोलता, बस अपनी परछाई को देखता है, जो अब पास के श्मशान की ओर इशारा कर रही है। गांव वालों की नजरें डर से कांप रही हैं। एक नई और अदृश्य मुसीबत अब गांव की गलियों में पैर पसार चुकी है। अर्जुन अपने कमरे के कोने में दुबका बैठा है। वह बुरी तरह कांप रहा है। उसके गले पर गहरे काले निशान उभर आए हैं, जो किसी के जखने का प्रमाण दे रहे हैं। वह एक कागज का टुक्का उठाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। पेन की स्याही कागज पर फैल रही है। वह लरखते अक्षरों में लिखता है, वह रवि नहीं है। तभी कमरे का तापमान गिर जाता है। खिड़की के पल्ले बिना किसी हवा के जोर से टकराते हैं। अर्जुन सिर उठाकर देखता है। बाहर का दृश्य उसके होश उड़ा देता है। रवि जमीन पर नहीं है, वह हवा में स्थिर खड़ा है। उसकी मुस्कान असामान्य रूप से चौड़ी है, जो उसके चेहरे की मांसपेशियों को खींच रही है। वह बिना पलक झपकाए अर्जुन की ओर देख रहा है। रवि का एक हाथ खिड़की की चौखट को पकता है। उसकी उंगलियां लकजी में धंस रही हैं। अर्जुन अपना सिर पकड़कर फर्श पर गिर पड़ता है। वह लरखड़ाते हुए उठता है और कमरे से बाहर की ओर भागता है। अर्जुन भागते हुए पुराने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है। उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, सांसें फूल रही हैं। मंदिर के भीतर बूझा साधु एक जलती हुई धूनी के पास बैठा है। अर्जुन उसके पैरों पर गिर पड़ता है, अपनी गर्दन के काले निशानों को दिखाता है। साधु अपनी आंखें खोलता है। वह अर्जुन के माथे पर राख का तिलक लगाता है। साधु की आवाज गूंजती है, शैतान अब उसके शरीर का हिस्सा बन चुका है। उसे बाहर निकालने के लिए रवि को अपनी ही आत्मा से लड़ना होगा। साधु एक छोटी पोटली अर्जुन की ओर बढ़ाता है। उसमें पवित्र राख है। साधु कहता है, यही एकमात्र रास्ता है। इसे उस पर डालना होगा, लेकिन संभल कर, क्योंकि वह अब रवि नहीं रहा। अर्जुन राख की पोटली को कसकर मुट्ठी में दबाता है। वह मंदिर से बाहर निकलता है। बाहर की हवा भारी और ठंडी है। वह वापस उस पुरानी हवेली की ओर दौड़ता है। हवेली की खिड़कियां अब भी खुली हैं। अंदर से एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही है। अर्जुन हवेली के मुख्य दरवाजे के सामने पहुंचता है। वह भारी लकची के दरवाजे को धक्का देता है। अंदर रवि बीचों बीच खड़ा है। उसकी पीठ अर्जुन की तरफ है। अर्जुन के कदम रुकते हैं। अर्जुन हवेली के बीचों बीच खड़े रवि की ओर चिल्लाता है, रवि, अपनी आंखें बंद कर, अपनी यादों को याद कर। रवि का शरीर एक झटके के साथ कांपता है। वह अपने सिर को दोनों हाथों से जोर से जकड़ लेता है। उसकी उंगलियां उसकी खोपड़ी में धंस रही हैं। रवि के चेहरे पर दर्द की गहरी लकीरें उभरती हैं। उसकी आंखें लगातार बदल रही हैं। कभी वे सामान्य होती हैं, तो कभी अंगारों की तरह लाल हो जाती हैं। वह हवा में अपने ही हाथों से लड़ रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर से निचोड़ रही हो। रवि के पैरों के पास उसकी परछाई दीवार पर अजीब तरह से मरोड़ खा रही है। अर्जुन सही मौके का इंतजार करता है। जैसे ही रवि का चेहरा ऊपर की ओर उठता है, अर्जुन अपनी मुट्ठी खोलता है। वह पूरी ताकत से पवित्र राख रवि के माथे पर फेंकता है। राख हवा में फैलती है और रवि के चेहरे से टकराती है। एक कान फोड़ देने वाली चीख पूरे गांव में गूंज उठती है। हवेली के ढहते मलबे के बीच सन्नाटा पसर गया है। धूल की मोटी परत हवा में तैर रही है। अर्जुन लड़खड़ाते हुए रवि की ओर बढ़ता है। रवि जमीन पर बेसुध पड़ा है। अर्जुन झुककर उसके पास बैठता है। रवि की पलकें धीरे धीरे फरफरती हैं। वह अपनी आंखें खोलता है।
उसकी पुतलियां अब सामान्य हैं। वे लाल रंग की चमक से मुक्त हो चुकी हैं। रवि कांपते हाथों को ऊपर उठाता है और अर्जुन की कलाई को मजबूती से पकड़ लेता है। उसकी आवाज बहुत धीमी है, जैसे वह बहुत दूर से आ रही हो। रवि फुसफुसाता है, वह चला गया। अर्जुन राहत की सांस लेता है और रवि को सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश करता है। हवेली की टूटी हुई खिड़कियों से बाहर का ठंडा अंधेरा अंदर झांक रहा है। अर्जुन रवि को बाहर ले जाने के लिए मूतता है। तभी हवेली के बाहर घने अंधेरे में एक बिंदु चमकता है। वह एक लाल आंख है जो स्थिर है। वह आंख हवेली के भीतर की हलचल को देख रही है। खतरा खत्म नहीं हुआ है, वह बस परछाई बनकर बाहर निकल आया है। हवा में एक हल्की सी सरसराहट होती है और वह लाल चमक अंधेरे में ओझल हो जाती है।